हेलो एवरीवन, सीटेट परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ कंप्लीट रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस की भूगोल के टॉपिक वाइज रिवीजन कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीटेट की परीक्षा के अंदर पेपर 2 में हमसे सामाजिक विज्ञान जो है ये 60 नंबर का पूछा जाता है। 60 मार्क्स का सोशल साइंस आता है, जिसमें से जो 40 नंबर होते हैं वो हमारी सामाजिक विज्ञान की किताबें, जो कि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 की एनसीईआरटी की किताबें हैं, इनमें से कंटेंट पूछा जाता है। जबकि जो बाकी बचे हुए 20 नंबर हैं, इनकी हमसे पैडागॉजी यानी कि शिक्षा शास्त्र पूछी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ भूगोल की टॉपिक वाइज रिवीजन कराने वाली हूँ, और साथ ही साथ हम एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इसके अलावा मैंने आप लोगों के साथ इंग्लिश पैडागॉजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ सीटेट पेपर 2 की साइंस की भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोग चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के साथ गणित शिक्षा शास्त्र यानी कि मैथ्स पेडागॉजी की भी कंप्लीट रिवीजन वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। इन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड। हमारे सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है घूर्णन यानी कि रोटेशन, अगला है परिक्रमण जिसे हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, अगला यहाँ पे कक्षीय समतल जिसे हम ऑर्बिटल प्लेन के नाम से जानते हैं, या फिर प्रतिप्रति वृत्त जिसे हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए हम लोग जरा डिटेल में समझते हैं कि घूर्णन यानी कि रोटेशन और परिक्रमण यानी कि रेवोल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अब हम समझने वाले हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन यानी कि घूर्णन और परिक्रमण में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने एक डायग्राम लिया हुआ है जिसके अंदर दो अलग अलग फिगर बनी हुई है। आप यहाँ पे रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण के जब चित्र को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में सूर्य को लिया गया है, और जब सूर्य के और चारों तरफ जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, रेवोल्यूशन करती है, तो इसे हम परिक्रमण के नाम से जानते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर घूमने को। और घूर्णन किसे कहा जाता है, रोटेशन किसे कहा जाता है, जब पृथ्वी अपने खुद के अक्ष पे घूमती है। तो देखिए ये जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है, इससे क्या चीजें होती हैं, तो यहाँ पे आगे बता रखा है। रोटेशन कब कंप्लीट होता है, ये एक दिन में पूरा होता है यानी कि 24 घंटे के अंदर। और परिक्रमण जो है ये पूरा एक साल लगाता है कंप्लीट होने में, यानी कि 365 डेज में ये कंप्लीट होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। और देखिए ये जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना है या फिर अपने अक्ष में घूमना है, इनकी वजह से और क्या चीजें होती हैं, दिन और रात जो बदलते हैं वो रोटेशन की वजह से बदलते हैं। जबकि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी परिक्रमा करती है, इसकी वजह से सीजन जो है वो चेंज होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, हमारे सामने प्रश्न कुछ इस तरीके से था कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे यहाँ पे परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का सेकंड जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है, भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है। अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच कनेक्ट टू लैंड मासेस इज कॉल्ड। इसे किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है इस्थमस यानी कि भूसंधि, अगला है गॉल्फ यानी कि खाड़ी, अगला है आइलैंड यानी कि द्वीप, या फिर स्ट्रिप यानी कि जल संधि। तो देखिए दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ने वाले नैरो स्ट्रिप यानी कि एक सक्रिय पट्टी को किस नाम से जानते हैं, इसके लिए जरा एक बार फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दो बड़े बड़े लैंड मासेस लिए हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, और इसको एक नैरो स्ट्रिप यहाँ पे जोड़ रही है। और इस नैरो स्ट्रिप को हम किस नाम से जानते हैं, जो कि ये दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ रही है, इसे हम भूसंधि यानी कि इस्थमस के नाम से जानते हैं, जो कि दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ने का काम करती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इस हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करना है, वो है इस्थमस यानी कि
भूसंधि। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, पहला ऑप्शन है 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि पूर्व देशांतर, या फिर 82 डिग्री 50 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि हमें पूर्व देशांतर की बात की गई है, जबकि यहाँ पे 30 की जगह 50 डिग्री दिया गया है। आगे यहाँ पे है 82 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि 82 डिग्री पूर्व देशांतर, या फिर 83 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि यहाँ पे भी हमें 83 डिग्री 30 पूर्व देशांतर दे रखा है। देखिए सभी में यहाँ पे ईस्ट लॉन्गिट्यूड दे रखा है, पर सबकी वैल्यू यहाँ पे अलग अलग है। तो हम जरा देख लेते हैं कि भारत की मानक देशांतर यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी है। तो चलिए इसके लिए जरा एक बार फिगर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने भारत का मानचित्र ले रखा है, और अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन यानी कि मानक देशांतर की बात करें तो वो होती है 82 डिग्री हाफ। हाफ को हम 30 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिखते हैं 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड यानी कि 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारे सामने होना चाहिए वो होगा पहला ऑप्शन। कई बारी हम लोगों को वैल्यू सेम दे दी जाती है और इसके बाद ईस्ट की जगह यहाँ पे वेस्ट साउथ यहाँ पे दे दिया जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, पूर्व देशांतर में 82 डिग्री 30 ईस्ट जो है हमारी मानक देशांतर है यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, और अगर हमसे ये पूछ लें कि ये जो मानक देशांतर है वो भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, तो ये इलाहाबाद में नैनी करके एक जगह है, यहाँ से गुजरती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल की से परत वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट आइडियल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन के लिए सबसे आइडियल लेयर कौन सी मानी जाती है? हमें चार यहाँ पे लेयर के नाम दिए गए हैं। पहला है शोभ मंडल जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला है आयन मंडल जिसे हम आइनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला है समताप मंडल जिसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और आखिरी हमें दे रखा बाह्य मंडल जिसे हम एक्सोस्फेयर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम वायुमंडल की इन परतों को जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे एटमॉस्फेयर की जो मेन लेयर होती है वो किस तरीके से है? सबसे पहला होता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जिसे हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर मानी जाती है, एक महत्वपूर्ण परत मानी जाती है जहाँ पे सारे वेदर फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो हम हवा में सांस लेते हैं वो सारी की सारी यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं जैसे कि बारिश होना, फॉग होना, ये सारे इसी लेयर के अंदर, इसी परत के अंदर देखे जाते हैं। अगर हम इसकी ऊंचाई देखें तो ये 13 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जो दूसरी परत होती है इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसे हम समताप मंडल भी बोलते हैं। इसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जैसे कि ये जो परत है ये सबसे आइडियल मानी जाती है एरोप्लेन को उड़ाने में। तो यहाँ पे हमसे जो प्रश्न पूछा गया था कि एरोप्लेन को उड़ाने के लिए सबसे जो आइडियल लेयर मानी जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण जो परत मानी जाएगी वो कौन सी है? इसका उत्तर हो जाएगा समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। और इसके अलावा इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यहाँ पे ओजोन परत पाया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली परत है मीजोस्फेयर, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। हमारी पृथ्वी के परत को प्रोटेक्ट करके रखती है, बचा के रखती है। किन से? मेटेरॉइड से, जो कि एक गर्म आग का गोला होता है जो कि पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है, और पृथ्वी की तरफ आते हुए ये इस परत में आके, इस लेयर में आके ये ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमें मेटेरॉइड से प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद जो अगली लेयर है इसे हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जो कि बाह्य मंडल होती है। ये काफ़ी हाइट पे होती है और धीरे धीरे यहाँ पे जाते जाते टेम्परेचर भी बढ़ता रहता है। और ये जो थर्मोस्फेयर है, वायुमंडल है, इसी के अंदर आइनोस्फेयर भी पाया जाता है जहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन का काम होता है। अगर हमारे प्रश्न में ये पूछा जाए कि रेडियो ट्रांसमिशन कहाँ होता है, तो अगर आपको ऑप्शन मिले आइनोस्फेयर तो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आइनोस्फेयर। अगर उस ऑप्शन में आइनोस्फेयर नहीं दिया तो आप थर्मोस्फेयर को टिक करेंगे।
और जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर, जिसे हम बाह्य मंडल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो लेयर है ये गैसेस से बनी होती है। ये दो गैस से बनी होती है, एक हीलियम और एक हाइड्रोजन, और ये स्पेस के सबसे पास वाली लेयर मानी जाती है। तो इस तरीके से हमारी एटमॉस्फेयर के, हमारे वायुमंडल की परत को यहाँ पे डिवाइड किया गया है। और हमसे इस प्रश्न में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी परत है जो कि आइडियल मानी जाएगी, जो कि आदर्श मानी जाएगी एरोप्लेन को उड़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा समताप मंडल, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर, जो कि तीसरा ऑप्शन है। अब चलिए अगले प्रश्न को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, विषुव के दिन सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है? ऑन इक्विनॉक्स डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो शब्द है इक्विनॉक्स, इसका क्या मतलब है। एक ऐसा दिन जिस दिन दिन और रात का जो समय होगा वो बिल्कुल बराबर होता है, उसे हम विषुव यानी कि इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। और हमें कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर, अगला है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर, अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर, या फिर आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक वृत्त पर। और हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि सन की रेज इक्विनॉक्स पे कहाँ पे पड़ती है। तो चलिए जरा एक बार डिटेल में इक्विनॉक्स को जरा डिस्कस करें और उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इक्विनॉक्स एक ऐसा दिन होता है जिस दिन दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है। और इस दिन होता क्या है, सूरज की किरणें सीधा इक्वेटर यानी कि विषुवत वृत्त पे पड़ती है। और ऐसा दिन हमें कब दिखने को मिलता है? गर्मियों के सीजन में, समर सीजन में ये 21 मार्च को ऐसा दिन होता है जिस दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इसके अलावा विंटर यानी कि सर्दियों में 23 सितंबर को एक ऐसा दिन माना जाता है जिसे हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं, जिस दिन और रात बिल्कुल बराबर होती है। अभी हमने समझा कि ये जो इक्विनॉक्स है ये क्या है। चलिए इस क्वेश्चन का जरा एक बार आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर था? क्वेश्चन था, विषुव के दिन सूरज की किरणें कहाँ पड़ती हैं? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा पर। अभी हमने ये डिस्कस किया कि एक ऐसा दिन जिस दिन और रात बिल्कुल बराबर होंगे उसको हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज ऑब्जर्व की है कि कभी कभार दिन बहुत लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। इसके अलावा कभी कभार रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो चलिए इनके जरा कॉन्सेप्ट को समझें। अभी हमने डिस्कस किया था कि जब दिन और रात बराबर होते हैं उन्हें हम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ें। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सॉलिस्टिक के बारे में, अयनांत के नाम से जानते हैं, जिसमें दिन और रातें बराबर नहीं होती। कभी दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, या फिर रातें लंबी होती हैं और दिन बड़े होते हैं। तो देखिए अगर हम समर सीजन की बात करें, गर्मियों के सीजन की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सूरज की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज की जो किरणें हैं, सन की जो रेज हैं, डायरेक्टली फॉल होती हैं। और ये एक ऐसे दिन माने जाते हैं जिसमें दिन जो होती हैं वो लंबे होती हैं और रातें जो होती हैं ये छोटी होती हैं। और अगर हम देखें तो पूरे सीजन में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बहुत लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। वो दिन है 21 जून का, जिस दिन सबसे लंबा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है बाकी दिनों की तुलना में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे विंटर में होने वाला एक एक ऐसा दिन जिस दिन रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है, जिसे हम विंटर सॉल्स्टिक के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमें बता रखा है, इस दिन जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे फॉल करती है, यानी कि मकर रेखा पे सूरज की किरणें सीधी आती हैं। और ये एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन रात बहुत लंबी होती है और दिन छोटा होता है। अगर हम देखें यहाँ पे, सर्दियों में वो कौन सा दिन होता है जिस दिन रात सबसे लंबी और दिन छोटा होता है? तो वो है 22 दिसंबर का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि बिग बेयर से रिलेटेड है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ये जो बिग बेयर है ये किसका उदाहरण माना जाता है। हमें 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी जो है इसके बारे में। अगला यहाँ पे है कॉन्स्टलेशन यानी कि नक्षत्र मंडल का। अगला है तारा या फिर गैलेक्सी का। तो देखिए ये जो बिग बेयर है ये एक तरीके से नक्षत्र मंडल है, यानी कि कॉन्स्टलेशन है। ये कॉन्स्टलेशन का एग्जाम्पल
माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। हमसे यहाँ पे पूछा गया है ये जो शेल्टर बेल्ट होते हैं ये किस तरीके का मेथड माना जाता है, यानी कि ये जो रक्षक मेखला होती है ये किस तरीके की विधि है। हमें यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है वाटर कंजर्वेशन यानी कि जल संरक्षण की विधि है। अगला है सॉइल फॉर्मेशन यानी कि मृदा निर्माण की विधि है, या फिर प्लांटेशन यानी कि बागानी की है, या फिर सॉइल कंजर्वेशन यानी कि मृदा संरक्षण की है। तो देखिए ये जो शेल्टर बेल्ट है यानी कि रक्षा मेखला है ये एक तरीके से बागानी विधि मानी जाती है, प्लांटेशन की विधि मानी जाती है, जिसके अंदर हम लोग खेतों के किनारे लंबे लंबे पेड़ लगा देते हैं ताकि जो विंड यानी कि हवा आती है उससे हम अपने खेतों को बचा सकें। और इसको समझने के लिए एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल्टर बेल्ट का मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हमारे मैदान है, यहाँ पे फील्ड है जहाँ पे खेती हो रही है, और आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये जो पेड़ हैं यहाँ पे लगाए गए हैं ये एक तरीके से शेल्टर का काम करते हैं, रक्षक का काम करते हैं। किससे? जो आने वाली हवा होती है। हवा से कई बारी क्या होता है कि हमारे जो खेतों में जो पौधे लगे हुए हैं वो खराब हो सकते हैं, खेती को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से हम शेल्टर बना देते हैं, रक्षक बना देते हैं। किसका? प्लांट्स का, पौधों का। जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं इसकी मदद से हमारी जो खेत होती है वो एक तरीके से बच जाती है और कहीं ना कहीं उपजाऊ खेती यहाँ पे की जा सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे बेल्ट यहाँ पे बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा थर्ड ऑप्शन। ये जो रक्षक मंडल है यानी कि शेल्टर बेल्ट है ये क्या मानी जाती है? ये प्लांटेशन यानी कि बागानी विधि है जिसकी मदद से हम लोग अपने खेतों का रखरखाव कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल कंजर्वेशन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन दी वर्ल्ड? और हमारे सामने कुछ ऑप्शन इस तरीके से दिए गए। पहला है गंगा रिवर बेसिन, गंगा नदी बेसिन। अगला है नाइल नदी बेसिन। अगला है मिसिसिपी रिवर बेसिन। और लास्ट हमें यहाँ पे दे रखा है अमेजोन रिवर बेसिन यानी कि अमेजोन नदी बेसिन। अब देखिए हमसे यहाँ पे पूछा गया था कि विश्व में सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है, लार्जेस्ट रिवर बेसिन कौन सी है? वो है अमेजोन रिवर बेसिन। और इसका जरा एक बार पिक्चर देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों के सामने मैंने एक पिक्चर लिया है जिसमें मैंने यहाँ पे अमेजोन का रिवर बेसिन दिखा है जो कि लार्जेस्ट रिवर बेसिन माना जाता है वर्ल्ड में। आप देख सकते हैं ये कितने एरिया में यहाँ पे बिछा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज? हमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दे रखे हैं। पहला है हिमालय, अगला है रॉकी, अगला है एडस और लास्ट है एल्प्स। तो देखिए यहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एडस यानी कि तीसरा ऑप्शन। और साथ ही साथ हम लोग हिमालय माउंटेन रेंज को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम हिमालय माउंटेन रेंज को डिस्कस करें तो हिमालय की जो रेंज है इसे तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे बाहरी श्रृंखला होती है उसे हम आउटर हिमालय यानी कि शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। अगली श्रृंखला है लेसर हिमालय जिसे हम हिमाचल के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है। इसके अलावा अगला है हिमाद्री जिसे हम ग्रेट हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था तीसरा ऑप्शन। अब चलिए इसके बारे में भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखी है। ये साउथ अमेरिका के पास है जो कि एडस माउंटेन रेंज है, जो कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। इसके आसपास जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा भी होके गुजर रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया है। क्वेश्चन है यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है, द यूराल माउंटेन रेंज सेपरेट, ये किनको अलग करती है? हमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला है अफ्रीका और एशिया को, अगला है एशिया और यूरोप को,
अगला है अफ्रीका और यूरोप को, और आखिरी ऑप्शन हमें दे रखा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। ये जो यूराल पर्वत श्रृंखला है ये एशिया और यूरोप को अलग करती है, जो कि इनके बीच में पाई जाती है। इसे जरा मानचित्र में देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मानचित्र, ये जो मैप ले रखा है, इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे यूराल माउंटेन बना हुआ है और ये एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है। और अगर हम देखें ये जो पर्वत श्रृंखला है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ होते हुए जाती है, और इसके अंदर जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो नरोनया है। इसकी स्पेलिंग है NARODNAYA। और अगर हम इसकी हाईएस्ट हाइट देखें तो ये है 1895 मीटर की, जो कि यूराल माउंटेन रेंज के यहाँ पे पाई जाती है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा दूसरा ऑप्शन, जो कि है एशिया और यूरोप को। ये क्वेश्चन सीटैट के पेपर में काफी बार रिपीट हुआ है कि यूराल माउंटेन रेंज, यूराल पर्वत श्रृंखला किनको अलग करती है, तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, भूपट्टी में वह स्थान जहां भूकंप के तरंगे आरंभ होती है उसे कहा जाता है। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द अर्थक्वेक वेव स्टार्ट इज कॉल्ड। हमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला है सेंटर यानी कि केंद्र, अगला है फोकस यानी कि उद्गम केंद्र, अगला है एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र, या फिर कैटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में हमें उद्गम वर्ड लिखा हुआ है। उद्गम यानी कि जहां से कोई चीज शुरू होती है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोकस, जहां से भूकंप की तरंगे शुरू होती है। अब चलिए ये भूकंप की तरंगों को लेके जरा डिटेल में इस चीज को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप लिया गया है, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं ये जो स्टार है ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से भूकंप आरंभ हुआ है, यानी कि अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है। तो देखिए इस पॉइंट को जहां से भूकंप शुरू होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, इसे हम फोकस या फिर अर्थक्वेक हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, जहां से भूकंप की तरंगे आरंभ होती हैं, जिसे हम क्रस्ट पॉइंट कहते हैं, यानी कि अर्थ की लेयर के अंदर ये स्टार्ट होता है। और इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट जहाँ पे हमें अर्थ के सरफेस पे भूकंप फील होता है, अर्थक्वेक फील होता है, इसे हम एपी सेंटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए एपी सेंटर और फोकस में आप कंफ्यूज नहीं करना। एपी सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपने अर्थ के सरफेस में भूकंप फील किया है, और फोकस यानी कि हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का आरंभ हुआ है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा ऑप्शन, यानी कि फोकस। और देखिए हमसे अगर ये पूछें कि अर्थक्वेक को हम किससे मेजर करते हैं, तो इसके लिए एक स्केल आती है जिसे रिक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है, जिससे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलिए आगे जरा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस में स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या फिर आप कह लीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कौन से देश में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। पहला है भारत, अगला है मलेशिया, अगला है मेक्सिको, या फिर ब्राजील। तो चलिए जरा इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है इसको हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर क्या जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया में फार्मिंग की जाती है, किसी जगह पे खेती की जाती है, और उसके बाद क्या किया जाता है, जब वो जमीन बंजर हो जाती, उपजाऊ नहीं रहती, तो आसपास जो पेड़ होते हैं उन्हें जला दिए जाते हैं, यानी कि जो घास फूस होती है उन्हें जला दी जाती है, और वो जो राख होती है वो यहाँ पे एक तरीके से खाद का काम करती है, जो कि उस फील्ड को दोबारा उपजाऊ बनाने में मदद करती है। आगे यहाँ पे बता रखा है कि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है यानी कि स्थानांतरित कृषि है, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि झूमिंग जो है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोला जाता है, इसके अलावा मिल्पा इसे मेक्सिको में बोला जाता है, और रूसो जो है ये ब्राज़ील में बोला जाता है, और लैंडिंग ये जो है ये मलेशिया में बोला जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है यानी कि स्थानांतरित कृषि है, इसे मिल्पा कौन से देश में बोला जाता है। ये यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा मेक्सिको, जो कि यहाँ पे तीसरे ऑप्शन में हम लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन, यानी कि मेक्सिको। मिल्पा जो है ये यहाँ पे मेक्सिको में बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ यंत्रों को डिस्कस कर लेते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमसे सीटेट की परीक्षा में पेपर 2 में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला टर्म है थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारा तापमान मेजर करने के लिए, टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायु दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा अगला है रेन गॉज। इसकी मदद से हम पता लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी स्थान में कितनी बारिश हुई है, कितनी रेनफॉल हुई है। इसके अलावा अगला है विंड वेन। इसकी मदद से हमें यहाँ पे वायु का यानी कि विंड का यहाँ पे डायरेक्शन पता चलता है। अभी हमने डिस्कस किए कुछ इंस्ट्रूमेंट को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है? प्रोडक्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज ब्लैक गोल्ड। यहाँ पे हमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिए गए। पहला है कोयला यानी कि कोल, अगला है सोना यानी कि गोल्ड, अगला है पेट्रोलियम और लास्ट हमें दे रखा है तांबा यानी कि कॉपर। और ब्लैक गोल्ड का टाइटल किसको दिया जाता है? ये पेट्रोलियम को दिया जाता है। अब चलिए इसे जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए हमें बता रखा है कि ब्लैक गोल्ड है क्या। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ये एक तरीके का क्रूड ऑयल होता है जो कि सॉइल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अर्थ क्रस्ट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और क्योंकि ये काले रंग का होता है और काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ये काफ़ी महंगा बिकता है, इसीलिए इसे गोल्ड के समान रखा गया है। और क्योंकि ये काले रंग का होता है इसीलिए यहाँ पे इसे ब्लैक गोल्ड का टाइटल दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा तीसरा ऑप्शन, जिसे हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, ये है पेट्रोलियम। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हिमालयन रेंज के बारे में। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो हिमालय की रेंज होती है इसे हम 3 अलग-अलग पार्ट में देखते हैं, 3 अलग-अलग रेंज में देखते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है पहला है ग्रेटर हिमालय, जिसे हम हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जो कि नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट में होता है, जो कि हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। और जो मिडिल हिमालय है इसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं, जो कि साउथ की तरफ लोकेटेड है। और यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पॉपुलर हिल स्टेशन माना जाता है। अगला है शिवालिक, जो कि साउथर्न मोस्ट रेंज मानी जाती है। और अगर हम देखें तो ये सबसे आउटर मोस्ट हिमालयन रेंज है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पे हमसे पूछ रखा है कि वायुमंडलीय परत में कौन सी परत रेडियो प्रसारण में सहायता करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर हेल्प इन रेडियो ट्रांसमिशन? ऑप्शन कुछ इस तरीके से है। पहला है थर्मोस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। अगला है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम शोभ मंडल के नाम से जानते हैं। या फिर मीजोस्फेयर, जिसे हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक बार और फटाफट इन लेयर्स को, इन वायुमंडल के परतों को जरा डिस्कस करें और इस हिसाब से देखते हैं कि रेडियो ट्रांसमिशन यानी कि रेडियो प्रसारण में कौन सी लेयर यहाँ पे सहायक है। तो चलिए इन्हें जरा डिस्कस करते हैं। जो हमारी मेन लेयर होती है, इसमें सबसे अंदर जो लेयर पाई जाती है उसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जिसे हम शोभ मंडल भी बोलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि यहाँ पे सारी वेदर एक्टिविटी इस लेयर के अंदर देखने को मिलती है। जो हवा हमें सांस लेने के लिए ज़रूरी होती है वो हमें यहीं से मिलती है। इसके बाद जो अगली लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, जिसे ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाता है। इसके अलावा ये एक ऐसी परत मानी जाती है जो आइडियल मानी जाती है एयरक्राफ्ट के लिए। इसके बाद जो अगली लेयर आती है, अगली परत आती है, वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है, जो कि हमें आग के गोलों से बचाती है, जिसे हम मीटेरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। मीटेरॉइड इस लेयर में आने के बाद ठंडे पड़ जाते हैं। आगे अगर हम देखें तो अगली जो लेयर है इसे हम थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जो कि वायुमंडल होती है। इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं जो कि रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आपको अलग से आइनोस्फेयर मिले तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में आइनोस्फेयर नहीं है तो आप यहाँ पे थर्मोस्फेयर को टिक करेंगे रेडियो ट्रांसमिशन के लिए।
इस हिसाब से देखते हैं कि इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए था। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइनोस्फेयर नहीं दिया गया, यहाँ पे हमें दे रखा है थर्मोस्फेयर, जो कि वायुमंडल है जिसके अंदर आइनोस्फेयर पाए जाते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थ की 3 इंपॉर्टेंट लेयर के बारे में, जो कि है क्रस्ट, मेंटल और कोर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कोर होती है वो 2 तरीके की होती है, एक इनर कोर होती है और एक आउटर कोर होती है। इसके बाद मेंटल और क्रस्ट। हमसे पेपर में कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो क्रस्ट है ये किसकी बनी होती है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इसको जरा एक बार डिस्कस कर लें। यहाँ पे हमें बता रखा है जो हमारी अपर मोस्ट लेयर है इसे हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पे हमें बता रखा है ये जो क्रस्ट है किन से मिलके बनी होती है। ये सिलिका और एल्यूमिना से मिलके बनी होती है, 2 मिनरल से मिलके बनी होती है जिसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। SI यहाँ पे सिलिका को रिप्रेजेंट करता है और AL यहाँ पे एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मदद से ये सियाल शब्द का निर्माण हुआ है। इसके अलावा अगर हम ओशनिक क्रस्ट को देखें तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है, तो इसे हम सीमा के नाम से जानते हैं। SI जो है वो सिलिका को रिप्रेजेंट करता है और MA जो है यहाँ पे मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा हमसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो क्रस्ट है और मेंटल है इनके बीच में जो बाउंड्री होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम मोह डिसकंटिन्यूटी के नाम से जानते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होनी चाहिए अर्थ की लेयर के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक लीस्ट टाइम टू कंप्लीट वन रोटेशन इन इट्स एक्सिस। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पे घूर्णन में सबसे कम समय लगाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको रोटेशन और रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर कोई भी ग्रह अपने अक्ष पे घूमता है तो उसे हम रोटेशन यानी कि घूर्णन के नाम से जानते हैं, और अगर कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसे हम रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से सीजन बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूछ रखा है कि कौन सा एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष में घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है। पहला ऑप्शन है मरकरी यानी कि बुध, अगला है पृथ्वी यानी कि अर्थ, अगला है जुपिटर जिसे हम बृहस्पति के नाम से जानते हैं, और लास्ट हमें दे रखा है नेपट्यून। देखिए जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसको उतना ज्यादा समय लगेगा, और जो ग्रह सूर्य से ज्यादा पास है उसको घूर्णन में कम समय लगेगा। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन यानी कि बुध, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन है, प्रति 1 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय बदलता है। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम चेंजेस बाई। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है 2 मिनट, अगला है 6 मिनट, अगला है 1 मिनट और अगला है 4 मिनट। इसको जरा एक बार समझ लेते हैं और इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमें डिग्री को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बता रखा है जो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो 1 घंटे के बराबर होता है, 1 घंटे के डिफरेंस में होता है। और अगर हम 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को देखें तो वो 4 मिनट के डिफरेंस पे होता है। अगर हमसे 15 डिग्री का पूछा होता तो यहाँ पे जो अंतर होता वो 1 घंटे का होता है, पर हमें यहाँ पे 1 डिग्री का पूछा गया है, तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4 मिनट का। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथा ऑप्शन, जो कि है 4 मिनट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्थल रूप ऐसा है जिसमें खनिज प्रचुर रूप में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज लार्जली रिच इन मिनरल डिपॉजिट। ऑप्शन कुछ इस तरीके से, पहला है वैली यानी कि घाटी, अगला है प्लेन यानी कि मैदान, अगला है माउंटेन यानी कि पर्वत, और आखिर में हमें दे रखा है प्लेट्यू यानी कि पठार। इनमें से जिसमें खनिज प्रचुर रूप में पाया जाता है इसे हम मैदान के नाम से जानते हैं, जो कि होता है प्लेन। इस क्वेश्चन का दूसरा जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पिंड जिसमें अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं है लेकिन वह तारों की रोशनी से चमकता है, उन्हें कहा जाता है। बॉडीज दैट डू नॉट हैव देयर ओन लाइट बट दे लाइट बाई lit by the light of the star are known as। जो
तारों की रोशनी से चमकते हैं। पहला ऑप्शन है स्टार। देखिए स्टार यहाँ पे हो नहीं सकता, तारों की रोशनी से तारे चमकते हैं, यहाँ पे ये नहीं है। अगला है कॉन्स्टलेशन यानी कि तारा मंडल। अगला है ग्रह यानी कि प्लैनेट। और लास्ट हमें खगोलीय पिंड दे रखे हैं यानी कि सेलेस्टियल बॉडी। तो देखिए ऐसी बॉडी, ऐसे पिंड जो कि तारों की रोशनी से चमकते हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता, इन्हें हम प्लैनेट यानी कि ग्रह के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्टॉक आर फॉर्म्ड बाय, स्टॉक किससे बनाई जाती है? पहला ऑप्शन है रिवर से। अगला है सी वेव यानी कि समुद्री तरंगों द्वारा। अगला है स्नो यानी कि बर्फ द्वारा, या फिर विंड यानी कि हवा द्वारा। ये जो स्टॉक होती हैं ये किससे बनाई जाती है? ये पानी और हवा के बहाव से बनती है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये होगा चौथा ऑप्शन यानी कि हवा के दबाव से। आपको स्टॉक के लिए एक शब्द याद रखना है। स्टॉक क्या होते हैं? ये ऐसे फॉर्म होते हैं जब हवा और पानी का दबाव साथ में लगता है। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा विंड यानी कि हवा द्वारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, when rock fragments get compressed and hardened to form layer of rock, they are known as। जब हम किसी भी शिलाखंड को दबाव और कठोरता के कारण किसी पत्थर में बदल देते हैं तो किस तरीके के पत्थर कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है इग्नीशियस रॉक। अगला है मेटामॉर्फिक रॉक। अगला है सेडिमेंट्री रॉक। और लास्ट है प्राइमरी रॉक। तो चलिए ये जो पत्थर है, ये जो रॉक है, इनके जो तीन मेन टाइप है, इग्नीशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रॉक साइकिल ली हुई है जिसके अंदर मैंने बताया कि ये किस तरीके से तैयार होती हैं। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मैग्मा से। जब मैग्मा ठंडा होता है, कूल होता है, तो इसके बाद यहाँ पे इग्नीशियस रॉक तैयार होती है। और इग्नीशियस रॉक में जब इसमें इरोजन होता है यानी कि ये जब ब्रेक डाउन होते हैं, टूटती हैं, तो इससे हमारे सेडिमेंट तैयार होते हैं यानी कि टुकड़े तैयार होते हैं। और जब इन सेडिमेंट को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, इनमें कठोरता से एक तरीके से कंप्रेशन लाया जाता है, तो यहाँ पे सेडिमेंट से बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक में जब बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट या प्रेशर दिया जाए तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जो है ये मेल्ट होने के बाद, पिघलने के बाद ये मैग्मा ही बनती है। क्योंकि ये कहानी जहाँ से शुरू हुई वहीं पे आके ख़त्म हो जाती है, इसीलिए हम इसे रॉक साइकिल बोलते हैं। देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ, मैग्मा जो है ये ठंडा हुआ तो ये इग्नीशियस रॉक बना। इग्नीशियस रॉक में जब इरोजन हुआ, जब ये टूटा, तो यहाँ से बने सेडिमेंट यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। और जब ये सेडिमेंट को जोड़ा गया तो सेडिमेंट्री रॉक तैयार हुए। इसके बाद जब इनमें हीट और प्रेशर लगा तो ये बन गए मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट हुए, जब इनकी मेल्टिंग हुई, तो ये बन गई मैग्मा। देखिए ये प्रोसेस रिवर्स भी होता है। ये जो इग्नीशियस रॉक है, अगर ये मेल्ट होते हैं तो भी ये क्या बना देते हैं? ये मैग्मा बना देते हैं। इसके अलावा ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है, इसे कितने तरीके से बनाया जाता है? इसे एक तो सेडिमेंट्री रॉक, जैसे कि मैंने बोला कि इसमें जब हम हीट और प्रेशर लगाएंगे तब ये बनेगा। साथ ही साथ ये जो इग्नीशियस रॉक है, इस पे भी जब हीट और प्रेशर लगता है तभी भी यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक तैयार होते हैं। देखिए इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा गया था कि हम लोग अगर कभी भी किसी रॉक के फ्रेगमेंट को, किसी शिलाखंड को, उसको हम कंप्रेस करें और हार्ड करें तो क्या बनता है? ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट होते हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक हमारे सामने तैयार हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को जरा डिस्कस करें। आगे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोग जो है वो गैसियस ग्रह कहलाता है? Which of the following combination of planet is known as gaseous planet? तो चलिए जरा गैसियस प्लैनेट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। हम लोगों को कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से दे रखा है। पहला कॉम्बिनेशन है वीनस, जुपिटर, मार्स और सैटर्न। अगला है मार्स, वीनस, यूरेनस और सैटर्न। अगला है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और आखिरी में हमें दे रखा है जुपिटर, मार्स, अर्थ और नेपट्यून। तो देखिए लास्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, गैसेस प्लैनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी तो है नहीं, तो लास्ट ऑप्शन तो होगा नहीं। बाकी ऑप्शन को जरा देख लेते हैं। एक बार जरा देखते हैं कि ये जो गैसियस ग्रह हैं यानी कि ये जो गैसियस प्लैनेट हैं ये क्या होते हैं, इन्हें जरा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है जो गैसेस प्लैनेट है वो कौन कौन से हैं। वो है जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस और नेपट्यून। अब देखिए यहाँ पे ये बता रखा है दे आर द फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये एक ऐसे प्लैनेट माने जाते हैं जो सूरज से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं और इन सबके पास अपने अपने मून यानी कि चंद्रमा है। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या बता रखा है दे आर मच बिगर देन द रॉकी प्लैनेट। जो रॉकी प्लैनेट होते हैं उनसे काफ़ी बड़े होते हैं और इसके अलावा इनमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस के ये एक तरीके से बॉल आप कह लीजिए। ये एक ऐसे ग्रह होते हैं जिनमें जो सरफेस होती है वो यहाँ पे सॉलिड नहीं होती, वो गैस की बनी होती है। इसके वजह से हम इनके सरफेस पे खड़े नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पे लिखा है यू कांट स्टैंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बिकॉज इट्स नॉट सॉलिड, क्योंकि ये सॉलिड नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे हमने गैसेस प्लैनेट से रिलेटेड कई सारे फैक्ट देखे जिसमें हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पता चला कि जो हमारे सूर्य से जो दूर वाले ग्रह हैं उनको हम गैसेस प्लैनेट बोलते हैं, जो कि है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इस हिसाब से कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए? यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन दे रखा है तीसरे ऑप्शन में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होंगे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले ऑप्शन में वीनस दे रखा है, इसके वजह से ये यहाँ पे इनकरेक्ट होगा क्योंकि वीनस जो है ये सूर्य के काफ़ी पास होता है, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। इसके अलावा सेकेंड ऑप्शन में भी वीनस दे रखा है और अभी लास्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, क्योंकि पृथ्वी जो है ये यहाँ पे गैसेस ग्रह नहीं है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है तीसरा ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की तरफ जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार किस तरीके से बदलता है? As we move from eastern hemisphere to western hemisphere, the size of the longitude, यहाँ पे पहला ऑप्शन है बढ़ता जाता है, अगला है घटता जाता है, अगला है समान रहता है या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता रहता है। ये जो लॉन्गिट्यूड का साइज है वो पहले बढ़ता है फिर घटता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? इन इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट फाउंड इन। हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है मध्य प्रदेश, अगला है हिमाचल प्रदेश, अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर राजस्थान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को देखें तो यहाँ पे कम बारिश होती है और यहाँ के जो पेड़ होते हैं, यहाँ के जो ग्रास होती हैं वे काफ़ी लंबी होती है। इसके अलावा जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वहाँ पे जो ग्रासेस होती हैं वो काफ़ी शॉर्ट होती हैं और यहाँ पे इनमें न्यूट्रिशियस ग्रास पाई जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जहाजों के नौकायान में सहायता करती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द शिप टू नेविगेट? पहला ऑप्शन यहाँ पे है एरिया ऑफ हाई टाइड यानी कि उच्च ज्वारीय क्षेत्र, या फिर एरिया ऑफ लो टाइड यानी कि कम ज्वारीय क्षेत्र, या फिर एरिया वेयर द वार्म ओशन करंट एंड लो ओशन करंट मीट। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गर्म समुद्री धाराएं और शीत समुद्री धाराएं मिलती हैं, या फिर एरिया ऑफ ओशन करंट जहाँ पे समुद्री धाराएं मिलती हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करने से पहले इसके जरा कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बता रखा है ये जो हाई टाइड्स होती हैं यानी कि क्षेत्र होते हैं, ये जहाज़ों के नौकायान में यानी कि शिप के नेविगेशन में मदद करती हैं। और कहीं ना कहीं ये जो हाई टाइड्स होती हैं ये जब शिप लैंड करता है इसे अराइव करने में इजी कर देती हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमसे पूछा गया था कि शिप के नेविगेशन में कौन ज़्यादा मदद करती है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा उच्च ज्वारीय क्षेत्र यानी कि एरिया ऑफ हाई टाइड्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल कितनी तरीके की होती है? पहला टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं कोनिकल रेनफॉल, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गर्म हवा होती है वो कोन की शेप में, वो सीधी शेप में नहीं जाती, और जो कोल्ड एयर होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही होती है, और जो क्लाउड्स होते हैं वो बारिश यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कोन शेप यहाँ पे बन जाता है, इसीलिए इसे कोनिकल रेनफॉल के नाम से जाना जाता है।
अगला आप यहाँ पे देख सकते हैं रिलीफ, जो कि हम ओरिग्राफिक रेनफॉल भी बोलते हैं, जो कि माउंटेन रेंज के अंदर होता है, जहाँ पे आप देख सकते हैं मॉइस्ट एयर जो होती है वो एक तरीके से माउंटेन में ऊपर की तरफ जाती है, और जब बारिश होती है तो वो बारिश उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। और लास्ट यहाँ पे है कन्वेंशनल रेनफॉल, जिसमें जो वार्म एयर है, गर्म हवा है, वो सीधी ऊपर की तरफ जाती है और बारिश की जो बूंदें हैं वो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं। आप यहाँ पे देखिए गर्म हवा जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग फिगर में आ रही है। कोनिकल रेनफॉल में यहाँ पे एक कर्व के फॉर्म में जा रही है, और जो रिलीफ रेनफॉल है इसमें ये माउंटेन की तरफ होते हुए जा रही है। जबकि ये जो कन्वेंशनल रेनफॉल है, ये जो आमतौर पे देखी जाती है, इसमें गर्म हवा सीधे ऊपर जाती है और जो बारिश का पानी है वो सीधे नीचे आता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो कि हमें भूगोल यानी कि ज्योग्राफी में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है, काल्पनिक रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि इमेजिनरी लाइन जो 0 डिग्री लैटिट्यूड पे स्थित है उसे हम इक्वेटर यानी कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसे हम नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारे सामने है, रात के आकाश में ग्रह लाल रंग का दिखता है। कौन सा ऐसा ग्रह है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो नाइट स्काई में रेडिश कलर का दिखता है, वो है मंगल ग्रह, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है जो कि लाल रंग का होता है, रेडिश रंग का होता है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रह, ये प्लैनेट ही पूरा रेडिश रंग का दिखाई पड़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ और पॉइंट। यहाँ पे हमें बोल रखा है कि किसे हम ब्राउन पेपर के नाम से जानते हैं, ब्राउन पेपर के रूप में हम किसे जानते हैं। यहाँ पे आंसर होगा जूट, क्योंकि इसका जो रंग होता है ये भूरा कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, इसीलिए हम इसे ब्राउन पेपर बोलते हैं। अगला पॉइंट है कि एक ऐसी नदी है जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। देखिए जो गंगा है इसका लार्जेस्ट बेसिन होता है नॉर्थ में, तो यहाँ पे दक्षिण के अंदर एक लार्जेस्ट बेसिन वाली नदी होती है जो कि है गोदावरी। क्योंकि इसका लार्जेस्ट बेसिन है दक्षिण की तरफ यानी कि साउथ की तरफ, इस वजह से इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, भारत का मानक मध्याह्न द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है। आज की इस वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो भारत का मानक मध्याह्न है वो 82.5 ईस्ट देशांतर यानी कि 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। आगे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा एक ऐसा दिन है जिस दिन हम सबसे छोटा दिन अनुभव करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 22 दिसंबर का, जिसमें हमारा विंटर सोलिस्टिक देखा जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो दिन होते हैं वो छोटे होते हैं और जो रात होती है वो बड़ी होती है। इस चीज़ को भी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में। अब चलिए आगे जरा डिस्कस करें। यहाँ पे फिर से हमारे सामने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया है जो कि अर्थ की लेयर का है। इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं और एक ही पेपर में हम लोगों से कई बार पूछा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बता रखा है कि टॉप से बॉटम में अगर हम देखें तो हम लोगों से इसका सीक्वेंस भी पूछा गया है सीटेट के पेपर में 2 से 3 बारी, और इनका जो एप्लीकेशन है यानी कि इनकी कार्य क्या है इनमें, ये भी हमसे पूछा जाता है। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखें तो सबसे बाहरी जो हमारी मंडल होती है वो होती है एक्सोस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अगला है थर्मोस्फेयर, जिसके अंदर आइनोस्फेयर होता है जो कि रेडियो ट्रांसमिशन में हमें मदद करता है, इसे हम बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं, बाह्य वायुमंडल। अगला है मीजोस्फेयर, जिसके अंदर मेटेरॉइड आके ठंडे हो जाते हैं, जो कि हमारी अर्थ की सरफेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगला है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हम समताप मंडल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर ओजोन परत पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ यहाँ पे एयरक्राफ्ट का भी ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगला है क्षोभ मंडल, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, जहाँ पे वेदर एक्टिविटी होती है, जो भी हम सांस लेते हैं वो जो हवा होती है वो सारी की सारी इस लेयर में पाई जाती हैं। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने बाकी जो रिवीजन सीरीज है वो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। मैंने इंग्लिश पैडागोजी, मैथ्स पैडागोजी और साथ ही साथ सीटैट पेपर 2 साइंस की भी कंप्लीट रिवीजन सीरीज आप लोगों के साथ शेयर की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।
टेक केयर।